नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है और आपको पता ही होगा यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूदा केंद्र सरकार का लंबे अरसे से एक प्रमुख एजेंडा रहा है। 2 एजेंडे को उन्होंने सफलतापूर्वक लागू कर लिया है और कुछ राज्य भी यूसीसी की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अहेड ऑफ असेंबली पोल्स गुजरात सेज फॉर्मिंग पैनल टू ब्रिंग इन यूसीसी। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूपरेखा को देख लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे कि खबर क्या है। फिर चूंकि ये मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ है तो हम विस्तार से समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में क्या बाधाएं हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, हम उसको जानेंगे और फिर निष्कर्ष हम देखेंगे लास्ट में। आइए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है और कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को सौंपी है। अब ये जो कमेटी बनेगी ये समान नागरिक संहिता की संभावनाओं की तलाश करेगी और इसके विभिन्न पहलुओं का कमेटी के जरिए मूल्यांकन किया जाएगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये कहा था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित नागरिकों का विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करना राष्ट्र की एकता का अपमान है। ऐसे में लगता है केंद्र सरकार भी पूरे मूड में है कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाली है। हो सकता है 2023 या 2024 के पहले भी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि नीतिगत मामलों को लेकर फैसला करना वो संसद का काम है और सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकता है। वास्तव में पूरा मामला ये था कि बीजेपी की ही एक नेता है अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी तो जिसमें केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर करके ये उपरोक्त बातें कही हैं। नीतिगत मामले को लेकर फैसला करना यह संसद का काम है। कोर्ट इसे आदेश नहीं दे सकता है कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें देखें साथियों, 3 शब्द हैं, एक है यूनिफॉर्म, एक है सिविल, एक है कोड। तो सबसे पहले इन शब्दों पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कॉमन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कॉमन शब्द का अर्थ होता है सभी परिस्थितियों में एक समान, जबकि यूनिफॉर्म का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान। अलग अलग लोगों के अलग अलग कानून हो सकते हैं, जैसे राज्य के अपने अलग कानून हैं, केंद्र सरकार यानी यूनियन लिस्ट में जो भी नियम कानून बताए गए हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन एक विशेष समूह के भीतर कानून एक समान होना चाहिए। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार में जिस तरीके की वर्गीकरण की अनुमति है वही बेसिकली समानता का नियम फॉलो करती है ढंग से। दूसरा शब्द है इसमें सिविल। तो सिविल का क्या अर्थ है? सिविल का अर्थ है पर्सनल राइट, पब्लिक राइट नहीं। किन्हीं 2 व्यक्तियों का कॉन्ट्रैक्ट, वस्तुओं और सेवाओं की परचेजिंग, विवाह, ये सब पर्सनल राइट है, पब्लिक राइट नहीं। अब आइए कोड के बारे में जान लेते हैं। कोड या संहिता, कोड का बेसिकली मतलब होता है आचरण के नियम। जब हम आचरणों को एक कानूनी रूप देते हैं तो उसे ही कोड या संहिता कहते हैं। यह अनिवार्यता दुनिया के हर समाज में होता है, चाहे वो मान्यताओं के रूप में ही क्यों ना हो। जैसे हम्मुराबी की चाहे संहिता आप ले लीजिए, या फिर मनुस्मृति, या फिर आपकी शरीयत। आधुनिक समाज में हमारे यहाँ आईपीसी है, ये हमको चाहिए ही चाहिए साथियों, क्योंकि इसके बिना हमारा समाज नहीं चल सकता है। हम एक तथाकथित सभ्य समाज में रहते हैं तो हम इसके लिए मनमाना आचरण नहीं कर सकते हैं। जंगल में तो माइट इज राइट का सिद्धांत चलता है, इसलिए वहाँ कहा जाता है जंगल राज है। आपने पॉलिटिक्स में भी सुना होगा, जैसे बिहार वगैरह में कुछ दिनों तक कहा जाता था, जब तक लालू जी जो है मुख्यमंत्री वहाँ के हुआ करते थे। जंगल राज में बेसिकली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन सब समाज में ऐसा नहीं होता है कि ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी का अहित करे। किसी भी प्रकार से ये आचरण
बेसिकली डूज एंड डोंट के रूप में होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें, कोड का मतलब हर परिस्थिति में एक ही कानून हो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब या तो एक अधिनियम हो सकता है एक्ट, या बहुत सारे अधिनियम हो सकते हैं। जैसे आपका आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, तो ये एक एक्ट है। और हिंदू कोड बिल जिसमें अलग अलग अधिनियम है, जिन पर मैं अभी कुछ देर बाद चर्चा करूंगा कौन कौन से नियम है। मुझे उम्मीद है आपको तीनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये जो कोड या संहिता है, ये दो प्रकार की होती है। एक है आपराधिक संहिता और दूसरा है नागरिक संहिता, या जिसे गैर आपराधिक या सिविल कोड कहा जाता है। आपराधिक संहिता, इसके लिए हमारे पास कौन सी चीज है? आपराधिक मामलों से डील करने के लिए आईपीसी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आईपीसी सभी धर्मों के लिए समान है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस चीज का श्रेय हम अंग्रेजों को दे सकते हैं, उन्होंने ये काम बढ़िया किया था। नहीं तो वर्ण व जाति के आधार पर दंड का प्रावधान हुआ करता था। कुछ अपराधों के लिए ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन मनुस्मृति में एक जगह लिखा है यदि कोई ब्राह्मण गलत कृत्य करे तो उसे सर्वाधिक दंड दिया जाए। जब देश आजाद हुआ साथियों, तो संसद ने भी इसे थोड़े मोड़े सुधारों के साथ अप्रूव कर दिया। ये आज भी चल रहा है। एक बात तो हमको समझ में आ गई कि सभ्य समाज में हमारा कुछ आचरण तो अपराध होता है, लेकिन कुछ आचरण ऐसे भी हैं जो अपराध नहीं होते हैं, लेकिन उनके संबंध में भी कुछ नियम कानून आवश्यक है। जैसे विवाह। विवाह करना कोई अपराध नहीं है साथियों, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप किसी लड़की के प्यार में एक तरफा पागल हुए हों और उस लड़की पर पिस्टल लगाकर आप उसे जबरदस्ती विवाह कर लें। बहु विवाह नहीं कर सकते हैं। विवाह के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, ये सारे उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपराध नहीं है, लेकिन इनके लिए भी नियम होना चाहिए। मनुस्मृति, शरीयत, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है उससे हमारा देश नहीं चलता है। नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, वही पुराना समाज आ जाएगा, आधुनिक समाज का कोई मतलब नहीं रहेगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे यहाँ राज्य एवं रिलीजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परंतु जब भी इन दोनों में टकराव होगा तो राज्य का पलड़ा इस स्थिति में भारी रहता है। इसमें अर्थात यूसीसी में, जो यूसीसी का आधार है वो रिलीजन है, और यही समस्या है। हिंदुओं में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के अलग अलग नियम हैं। व्यवहार में जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है वो है मुस्लिमों की। बाकी सभी रिलीजन ग्रेट एक्सटेंट तक, टू बी ग्रेट एक्सटेंट, वो मॉडरेट है। कई सारे रिलीजन तो हिंदुओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत ही कवर किए गए हैं, लेकिन इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है। तलाक देने के कुछ अजीबोगरीब नियम है। तलाक देने के बाद निकाह हलाला के भी प्रावधान बताए गए हैं, जिनसे कई महिलाओं को गुजरना पड़ता है। हलाला की प्रक्रिया से मीना कुमारी को भी गुजरना पड़ा था, क्योंकि गुजरे जमाने की जबरदस्त अदाकारा थी। और ध्यान रखिएगा ये मुस्लिम थी, हिंदू नाम से कंफ्यूज मत होना। दिलीप कुमार साहब भी मुस्लिम थे, यूसुफ खान नाम था इनका वास्तव में। तो वो जमाना रहा होगा जब उनको लगता था कि हिंदू नाम रखने से लोग ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। खैर, इन सब बातों पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा कि इस्लाम में तलाक संबंधी शरीयत के क्या प्रावधान है, कितने प्रकार से होता है, और निकाह हलाला क्या है, कैसे अस्तित्व में आया। वापस आते हैं मुद्दे पर। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना ये सब नागरिक संहिता के विषय हैं और इनका आधार धर्म है। यहीं से पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। सब अपने अपने धर्म से चलें। मुस्लिम का पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, सबके अपने अपने नियम हैं। यदि संसद ऐसा कोई कानून बना दे तो इन मामलों के लिए, अर्थात विवाह, तलाक, बच्चा, गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे हों, तो उसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा। यूसीसी समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य भी इस पर कानून बना सकता है और इसी अधिकार के तहत गुजरात भी कानून बनाएगा। परंतु बेहतर ये होगा साथियों कि संसद कानून बनाए जो पूरे भारत पर लागू हो। अलग अलग राज्यों को इसके लिए कानून बनाने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। तो राज्य की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 12 में हमको बताई गई। इस राज्य की परिभाषा में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी
इसमें शामिल होते हैं। इन शब्दों के अर्थों को हम लोग फिर कभी जानेंगे कि क्या मतलब है इनका। लेकिन यदि राज्य का अर्थ राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य या स्थानीय प्राधिकरण पूरे भारत के लिए यूसीसी बना सकते हैं। यदि भविष्य में इसे सही मान लिया जाए तो ये अलग बात हो सकती है। कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है वो पूरे देश के लिए कानून बना दे तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु ये कहना हास्यास्पद होगा कि किसी राज्य की विधानसभा या कोई नगर निगम पूरे देश के लिए यूसीसी बना दे। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी का हिस्सा है और अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी गैर परिवर्तनीय है, अर्थात आप कोर्ट के जरिए इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी की जो उत्पत्ति है वो गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी 1935 भारत शासन अधिनियम सूचना प्रपत्र के माध्यम से प्राप्त हुई और ये आयरलैंड से हमने लिया हुआ है। तो इसकी प्रकृति में मैंने आपको बताया, जैसे मूल अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, परंतु निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। निदेशक तत्व जो है वो शासन के मूलभूत सिद्धांत है, परंतु प्रशासन के विरुद्ध या कार्यपालिका के विरुद्ध न्यायालय में जाकर इसे क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है और न ही राज्य के द्वारा निर्मित विधि को इस आधार पर चुनौती दी जाएगी कि वह निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। इसलिए इन्हें अवादियोग या अधिशासपूर्ण कहा जाता है। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है वो नैतिक है। कई लोगों ने इसकी आलोचना की है, यहाँ तक भी कहा है ये जो डीपीएसपी है महात्मा गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए जानते हैं यूसीसी को लागू करने में क्या बाधाएं हैं। पहली बाधा तो है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार हमको संविधान द्वारा प्रदत्त हुआ है। अगर ऐसे में यूसीसी लागू किया जाएगा ये हमारा अधिकार बाधित हो जाएगा। आर्टिकल 25, 26 तथा 29 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार होगा। इस आधार पर मुस्लिम को कुरान या शरीयत के अनुसार आचरण करने का अधिकार होगा। और आप जान चुके हैं कि शरीयत या कुरान के अनुसार उनके यहाँ बहुविवाह, निकाह हलाला इन सब चीज़ों की अनुमति है। अगर यूसीसी बना दिया जाता है तो राज्य उनको ऐसा करने से रोक देगा। आर्टिकल 26 की अगर बात करें तो आर्टिकल 26 कहता है कि सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान। इसके अनुसार मुस्लिमों को अपने धार्मिक मामले खुद तय करने का अधिकार है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार ये सब धार्मिक मामले हैं। ऐसा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हैं वो ऐसा कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये सारे तर्क कैसे खारिज हो जाएंगे। आर्टिकल 29 की अगर बात करें तो आर्टिकल 29 संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। संस्कृतियां जीवन पद्धतियां होती हैं और हमारे यहाँ यानी इस्लाम में अगर बहुविवाह की प्रथा है, ऐसा मुसलमान कहते हैं, ये प्रथा हजरत उमर साहब के ज़माने से चली आ रही है। उनके ज़माने में ही 3 तलाक की प्रथा भी आई थी, पहले नहीं थी। तो यहाँ पे भी विरोधाभास दिखाई देता है हमको। दूसरे अगर बाधा की बात करें तो भारत में प्रारंभ से ही नागरिक संहिता धर्म पर आधारित रही है। एक बहुलवादी समाज में सभी समुदाय अपने विश्वासों और मान्यताओं के अनुरूप जीवन यापन करते रहे हैं। जैसे उत्तर भारत में नजदीकी रिश्तेदारी में विवाह प्रतिबंधित है, वहीं दक्षिण भारत में इसे शुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में सगे मामा अपनी भांजी से विवाह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बहन बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप तमिलनाडु में पैदा हुए, आपकी एक बहन है, एक भाई है, तो बहन अगर आपकी बड़ी है उसकी जो बेटी होगी उससे आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े हैं तो उस स्थिति में विवाह नहीं होता है। बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वयं संविधान ही नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों की रक्षा करता है। अगले अगर बाधा की बात करें तो भारत में धर्म जो है वो अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है साथियों। अतः यूसीसी लागू करने से अल्पसंख्यक समुदाय के मन में असुरक्षा की भावना जागृत हो सकती है और आतंकवादी घटनाओं को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। अगली बाधा है वोट बैंक की राजनीति।
भारत में वोट बैंक की राजनीति भी यूसीसी लाने में बाधा। कई लोगों का मानना होता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही इस मुद्दे को जानबूझकर चुनाव के समय उठाया जाता है। अब आइए जानते हैं इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार इनको धार्मिक मामला मानना सही नहीं है। तो विवाह जैसी कुरीतियों को संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। नागरिकों को धार्मिक आचरण और धार्मिक मामले प्रबंध करने का अधिकार है। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो लौकिक या सांसारिक आचरण है वहां राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने यह माना है कि विवाह धार्मिक मामला नहीं है। भाई अगर कोई ये बात कहे कि मैं 4 विवाह इसलिए करूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के और अत्यधिक करीब जाना है, दूसरे सेंस में मत लीजिएगा कि अल्लाह के पास जाना है तो मतलब उसका प्राणांत हो जाए, तो ये हास्यास्पद तर्क होगा। भले ही विवाह का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में हो, मगर धार्मिक ग्रंथों में वर्णित होने से वह मामले धार्मिक नहीं हो जाते हैं। मूलतः ये सांसारिक मामले हैं। रही बात आर्टिकल 29, 26 से ये संबंधित जो तर्क दिए गए थे ये खारिज हो जाते हैं इस तर्क के आधार पर। आर्टिकल 29 की अगर बात करें, जिसमें संस्कृतियों के संरक्षण की बात की गई है, तो संस्कृति का मतलब कभी कुरीतियां नहीं होता है। संस्कृतियों में अच्छी बातें समाहित होती हैं। अगर इस्लाम में 4 विवाह, 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाएं उनकी संस्कृति हैं, तो इस आधार पर हिंदुओं में भी एक जमाना था सती प्रथा हुआ करती थी। इस प्रथा भी लंबे समय से चली आ रही थी, अभी भी काफी हद तक देखी जाती है, वो मस्तिष्क में बैठ चुकी है। तो ऐसे में ये भी जो है हमारी संस्कृति होनी चाहिए। इस तरीके से अगर तर्क दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, तो सोसाइटी में क्या उत्पन्न हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वो आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 29 के पक्ष में जो सीसी वाले तर्क दिए गए थे इस आधार पर खारिज हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो हमको उतना ही जानना है, नहीं तो हमारे लिए फिर समस्या ये हो जाएगी कि हम ना इसको पढ़ पाएंगे ना उसको पढ़ पाएंगे। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी अगले वीडियो में ये इस्लाम में तलाक वलाक की क्या नियम है इस पर बात बताऊंगा। अब अगर मैं उसको यहाँ पर बताने लगूँ तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें एक हॉलिस्टिक आइडिया पूरी तरीके से दे पाना वो संभव नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितने पक्ष हैं सारे समझ में आ जाएं, इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला अगर बात करें तो यूसीसी का अभाव स्त्री स्वाधीनता और लैंगिक समानता जैसे मूल्यों के विरुद्ध है। जैसे 3 तलाक का मामला है तो उसमें सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया गया है, तलाक 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 आपने बोल दिया, मामला खत्म। तो ऐसे स्त्रियों को भी अधिकार होना चाहिए कि स्त्री भी बोल दे तलाक 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 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्थिति में अगर यूसीसी आ जाता है तो लैंगिक समानता तो काफी हद तक बन सकती है। अभी जब हम निष्कर्ष देखेंगे तो हम जानेंगे कि क्या वास्तव में हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ यूसीसी का अभाव समानता के मौलिक अधिकार के भी विरुद्ध है। लैंगिक समानता के अधिकार के भी विरुद्ध है। तो आर्टिकल 14 है, उसने जो समानता का अधिकार हमको प्रदान किया है ये उसके भी विरुद्ध जाता है। अगला है कि यूसीसी के ना होने से रूढ़वादिता को बढ़ावा मिलता है और समाज के आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। पक्ष और विपक्ष के तर्क हमने जान लिए। अब आइए जानते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है, यानी हमारी राय क्या हो सकती है। हमारी राय स्पेशली नहीं होनी चाहिए, जो कई सारे इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी राय को सर्वोपरि मानना चाहिए। आइए देखते हैं। यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत एक निर्देश है जिसे राज्य को अपनी नीति में शामिल करना है। अनुच्छेद 37 के तहत अन्य निर्देशों की भांति इसे भी राज्य के शासन में मूलभूत मानना चाहिए। अतः समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये तो आप किसी एक पार्टी विशेष का विचार आरोपित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है साथियों, हमारा किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्तिगत नेता से कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं है। हम इसका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग छात्र हैं, तो जो बातें संविधान में वर्णित हैं हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। यदि आपका कनेक्शन किसी विशेष पार्टी से हो तो बात अलग हो सकती है। एक अभ्यर्थी को कभी भी किसी भी पार्टी से जुड़ाव नहीं महसूस करना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि आप जो है भविष्य में IAS PCS बनेंगे। अगर आप किसी एक पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, फिर जो हमारा
भारत का एक कल्याणकारी राज्य होने का दावा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक समुदाय के प्रति उग्र हो जाएं, उसके विरुद्ध विचार अपनी कॉपी में लिख दें, ठीक है ना। ये आप बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन अव्यवस्था से बचने के लिए यह आवश्यक है कि इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि यूसीसी एक ही झटके में सारी असमानताओं को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो लोग इसको मानते हैं वो समझते हैं कि यूसीसी अगर आ जाएगा तो एक लैंगिक समानता वाले न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है साथियों, फॉर्मल इक्वलिटी आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकती। समाज को सब्सटैंटिव इक्वलिटी की आवश्यकता है। अब ये दोनों टर्म पॉलिटिकल साइंस के हैं, बाद में कभी विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। आप इतना समझें कि फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब सबके लिए समान नियम व सेम मानक होने चाहिए, ऐसा फॉर्मल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। वहीं सब्सटैंटिव इक्वलिटी का मतलब है कि सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार ना किया जाए, बल्कि समान परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाए। अब देखिए क्या क्या सावधानी हम लोग बरत सकते हैं। यूसीसी लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। जैसे आप देखते हैं कि सरकारें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाती हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया। अम्बेडकर जी की जयंती है तो कई सारी पार्टियां अच्छा खासा पैसा खर्च करके होर्डिंग लगवाती हैं कि हम अम्बेडकर जी को नमन करते हैं, भगत सिंह जी को सादर प्रणाम करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को, महात्मा गांधी जी को, सारे लोग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये आवश्यक है कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। रेडियो पर, टेलीविजन पर, मन की बात हो, तो इन सब में यूसीसी के बारे में लोगों को बताया जाए कि ये चीजें आ जाएंगी, उसके फायदे क्या हैं, मेरिट्स बताई जाएं, तो लोगों का दिमाग थोड़ा सा ओपन होगा, तो वो चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। और दूसरा सुझाव हम ये दे सकते हैं कि एक बार में लागू करने के बजाय इसे क्रमिक रूप से लागू किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जाए। जिस तरीके से हिंदू कोड बिल को थोड़ा थोड़ा करके लागू किया गया था। आपको बता दें कि 1941 में हिंदू कोड बिल समिति का गठन किया गया था, लेकिन कानून पारित करने में हमको 14 साल लगभग लग गए, और यह एक समान अधिनियम के रूप में नहीं हुआ था। अभी 3 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित हुआ था। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं हिंदू कोड बिल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इसमें एक है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और तीसरा है हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसका भी भरपूर विरोध हुआ था, जिसके कारण सभी सुधारों को शामिल नहीं किया जा सका। कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, M.A. एंगर, मदन मोहन मालवीय जी ने भी इसका विरोध किया था। 1949 में हिंदू कोड बिल पर जब बहस हुई, 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया था। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस पर वीटो कर दूंगा। बाबा साहब को इस्तीफा तक देना पड़ गया था इस बिल की वजह से। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जाए। आपको एक बात और बता दें साथियों, बहुसंख्यक समुदाय के कानूनों में सुधार करना अल्पसंख्यक कानूनों में सुधार करने की तुलना में आसान होता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कानूनों में तो सुधार कर पाए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों के कानूनों में सुधार उनके यहाँ भी नहीं हुआ है। तीसरा है यूसीसी लागू करते समय सभी धर्मों के पदाधिकारियों से राय ली जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे मीटिंग की जाए, और जो भी धर्मों की अच्छी बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि जब आपने अगर किसी मुस्लिम के यहाँ की शादी देखी हो, विवाह देखा हो, तो उसमें लड़कियों से कंसेंट लिया जाता है कि क्या आपको निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार पूछा जाता है। समाज के सामने वो एक्सेप्ट करती है, तब जाके निकाह या शादी होती है। वहीं अगर हिंदू धर्म में बात करें तो हिंदू धर्म में कंसेंट नहीं ली जाती है। ये माना जाता है कि लड़की तो हमारी गाय जैसी है, जिस खूंटे में बांध देंगे वो बंधी रहेगी। इस तरीके की प्रथा है, कंसेंट नहीं लेते हैं। और सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को सम्मिलित करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी ब्रॉड लेक्चर और अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको सारे पक्ष समझ में आ गए होंगे, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें,
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।